Good morning, everyone. Today we have to start one of the new topic of the pharmaceutical analysis. In pharmaceutical analysis, we have to cover various kind of analytical techniques. Earlier, you have know about what are the different kind of chemical method of analysis. But in this proportion, we have to study about various kind of instrumental method of analysis. So before starting to the various kind of method of analysis, first of all, the first important thing which it is important to understand about that what is analysis. Because if we try to understand what are the different method of analysis, if we simply identify key what is the basic prospect behind the analysis, what are the basic principle, on the behalf of that principle, this method has been derived. So इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है यहाँ पर वो ये समझनी है कि बेसिकली ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं या क्या समझने वाले हैं. तो बेसिकली बच्चों, जब कभी भी आपसे फार्मास्यूटिक्स ऑफ एनालिसिस की बात की जाती है तो एनालिसिस अ सिंपली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. अगर आपसे कोई सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर या इसको डिफाइन करने की आपसे बात कही जाए कि यू जस्ट डिफाइन व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो अगर इसको डिफाइन करने की बात करते हैं हम तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम. तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो हम किसके अंदर इसको रखते हैं, तो हम हमेशा इसको केमिस्ट्री के अंदर रखेंगे. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. अब सेकंड आता है कि ये जो ब्रांच है इसको क्यों बनाया गया, इसमें हम क्या करने वाले हैं. तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है, इस ब्रांच का मेन कंसर्न ये था कि हम यहाँ पर एनालिसिस करना चाहते हैं. ठीक है ना, किस चीज की एनालिसिस करना चाहते हैं, मैटर की. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the analysis of matter, deals with the analysis of matter. okay, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और सेकंड पॉइंट हमने क्या समझा कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है इट इज सिंपली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. और इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम किसकी एनालिसिस करेंगे, मैटर की. तो जो सबसे पहला वर्ड अब हमारे सामने आ जाता है दैट इज मैटर. तो अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये मैटर क्या है और इस मैटर की मैं एनालिसिस कैसे करने वाला हूं. तो अगर हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस मैटर और हम इस मैटर की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए हमको किस टाइप की मेथड जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल से पॉइंट पर आते हैं बेटा कि अगर मैं किसी मैटर की बात करूं कि बताओ मैटर क्या होता है. ठीक है, तो इस यूनिवर्स में अगर तुम देखोगे तो एवरीथिंग इज अ मैटर, जिसको आप या तो सॉलिड बोलते हो या लिक्विड बोलते हो या गैस बोलते हो. एवरीथिंग इज मैटर. हर एक चीज जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, वो सब चीज क्या है. जैसे अगर आप जहां पर बैठे हो, जो चेयर है वो भी क्या है, एक मैटर है. ठीक है, आपके सराउंडिंग में जो एयर है वो भी एक टाइप का मैटर है, आपका जो कॉपी पेन है वो भी क्या है, एक मैटर है. तो एवरीथिंग इज मैटर. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या देखता हूं, कोई भी जो मैटर है ये किससे मिलके बना होता है. तो मैटर के अंदर जनरली आपको क्या देखने को मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और एलिमेंट्स. ठीक है, आपको अगर मैं मैटर की बात करूं तो आपको इस मैटर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, दिस मैटर इज मेड अप ऑफ ठीक है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हो और एलिमेंट. ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है बेटा इस मॉलिक्यूल और एलिमेंट में. क्या डिफरेंस है समझना. सपोज अगर मेरे पास कोई एटम है, एग्जांपल के लिए लिख देता हूं कि यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है. तो मेरे पास ये एटम है, ये कुछ एटम है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बना दिया, ये एटम है. ये जो एटम है, एक जगह मैंने क्या बोला कि ये एटम है और यहाँ पर तुम देख रहे हो उनके बीच में बॉन्ड है, और एक जगह ये बहुत सारे एटम जो है ये प्रेजेंट है. ठीक है, बहुत सारे एटम प्रेजेंट है
ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है लेकिन ये किसी बॉन्ड से एसोसिएटेड नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यहां पर भी ग्रुप ऑफ एटम्स है बट दे आर एसोसिएटेड विद बॉन्ड, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली कोई भी मैटर ये है आइदर या तो ये मॉलिक्यूल से बना होगा या एलिमेंट से बना होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिहाइंड दैट? मॉलिक्यूल के केस में जो एटम है दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद बॉन्ड। अगर दो एटम बॉन्ड से एसोसिएटेड, नाउ दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और अगर वो इंडिविजुअल एंटाइटी में है दे आर कॉल्ड एलिमेंट। और इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एटम है, अगर मैं इस बॉन्ड को अलग कर दूं और अब जो ये सिंगल बचेगा यहां पर, ये जो सिंगल है, ठीक है ना, नाउ दिस वन, दिस इज कॉल्ड एटम। तो एवरी मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट के अंदर अगर आप चेक करोगे तो दिस थिंग कंसिस्ट ऑफ, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ एटम। तो यहां पर हम देखते हैं कि इनके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दे आर कंसिस्ट ऑफ एटम। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि हम जो एनालिसिस है वो दो स्टेज पे कर सकते हैं। आइदर इस एनालिसिस को आप मॉलिक्यूलर लेवल पे कर सकते हो या तो आप इस एनालिसिस को एलिमेंटल लेवल पर भी कर सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जब कभी भी हम बात करते हैं बच्चों, तो याद रखना कि ये जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, दिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म ऑन टू प्रोस्पेक्ट। दो प्रोस्पेक्ट पर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक जो हमारा फर्स्ट प्रोस्पेक्ट है वो कहता है कि हम इसको एटॉमिक लेवल पे भी कर सकते हैं, और जो दूसरा प्रोस्पेक्ट है वो कहता है कि इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोस्पेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या स्टडी ऑफ मैटर हम दो तरीके से कर सकते हैं। किसी भी मैटर की स्टडी, या तो हम मैटर की जो स्टडी है, दिस स्टडी वी हैव टू परफॉर्म ऑन एटॉमिक लेवल, या तो आप इस स्टडी को एटॉमिक लेवल पे कर सकते हो, आइदर आप इस स्टडी को मॉलिक्यूलर लेवल पर भी कर सकते हैं। तो याद रखना, द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस or analysis of matter, study of matter, we can perform on two prospects. First one is called atomic level analysis and second one is called molecular level analysis. I hope this point is clear to all कि the pharmaceutical analysis can be developed in two basic approaches. Most of the time atomic level जहां पर आप एटम की स्टडी कर रहे हैं उसी प्रोस्पेक्ट में हम एलिमेंटल एनालिसिस भी करते हैं। तो आइदर यू कैन कॉल एटॉमिक लेवल, एलिमेंटल लेवल एनालिसिस। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल कि अगर मुझे किसी भी एनालिसिस करना है, किसी भी मैटर की एनालिसिस करना है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक एटॉमिक लेवल एलिमेंटल लेवल एनालिसिस है, और सेकंड वन जो है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर लेवल एनालिसिस। तो ये दो हमारे पास जनरली एनालिसिस है। अब क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहां पर जब हम कभी एनालिसिस करते हैं तो एटॉमिक लेवल में जो हम टेक्निक यूज करते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स की बात करेंगे। अभी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी यहाँ पे बस पॉइंट को ऐड कर दे रहा हूँ कि एटॉमिक लेवल एनालिसिस जो आप परफॉर्म करते हैं, ये एटॉमिक लेवल एनालिसिस में हमारे पास जो टेक्निक यूज करेंगे हम, दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मॉलिक्यूलर लेवल के लिए जो हम यूज करेंगे उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट थे जिसकी हमने यहाँ पर बात की, जिसको हमको समझना है। कुछ एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे इसके अंदर जो टेक्निक आती है, दिस इज कॉल्ड फ्लेम फोटोमेट्री, एंड यहाँ पर जो टेक्निक आती है हमारे पास, दिस इज यूवी, IR, NMR, these are the different techniques of molecular level analysis। तो कुछ एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स के नाम लिख दिए। अब बात करते हैं कि बेसिकली अगर हम चाहे एलिमेंटल लेवल पे एनालिसिस कर लें या हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस कर लें, हम किसी भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हर एनालिसिस के पीछे हमारा कोई पर्पस होता है। तो ये जितनी भी एनालिसिस आप कर रहे हो, तो जिस मैटर की हम एनालिसिस करते हैं, ये जो मैटर है, ठीक है, इस मैटर को जब आप एनालिसिस करते हो तो आप इसको एनालाइट भी कह सकते हो। जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एनालाइट। तो एनालाइट की हम क्या स्टडी करते हैं? तो जब कभी भी आप किसी भी एनालाइट की स्टडी करोगे, मींस एनालिसिस ऑफ एनालाइट, अगर आप किसी भी एनालाइट की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हम हमेशा दो चीजों पर हमेशा हमारा मेन कंसर्न होता है
हमें वहां पर क्या देखना है। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज जो है वहां पर कि हमें अगर हमारे पास कोई एनालाइट है तो पहली चीज तो होती है उसका आइडेंटिफिकेशन और दूसरा होता है क्वांटिफिकेशन। दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्या है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो किसी भी कंपाउंड को, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। सपोज मैंने कहा कि मान लो कहीं पे कॉपर है, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वेदर उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट है या नहीं। कहीं पे मैंने कहा कि सपोज इसके अंदर पैरासीटामोल है, यू वांट टू चेक वेदर दिस कंपाउंड हैविंग पैरासीटामोल और नॉट। तो मैं, आप ये चेक कर रहे हो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप ये चेक कर रहे हो आइदर दिस थिंग आर प्रेजेंट और नॉट, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो। सेकंड होता है आपने आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये चेक करना चाहते हो कि कितना प्रेजेंट है। ठीक है, एक आपको मैंने एक अननोन टैबलेट दी और मैंने कहा कि चेक करो इसके अंदर क्या है। आपने पहले चेक किया कि इसके अंदर पैरासीटामोल है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कितनी क्वांटिटी में। तो अगर आप क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेशन। आप क्वांटिटी को पता कर रहे हो, अमाउंट को पता कर रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेशन। तो हमारे पास दो चीजें, एक आइडेंटिफिकेशन है और एक क्वांटिफिकेशन है। वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड वन इज क्वांटिफिकेशन। तो हम दो चीज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसको और एक क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आप क्वांटिफिकेशन कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। ओके, तो हमारे पास ये दो है, एक जगह हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और एक जगह हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। तो एनालाइट, कोई भी एनालाइट है उसकी आप दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आप उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे हो तो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, जब कभी भी हम इस चीज को डिटरमाइन करना चाहते हैं क्वालिटी या क्वांटिटी को, तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो यहां पर हम जो बेस बनाते हैं, मान लो किसी भी चीज को अगर आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, सपोज अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी आंख में पट्टी बांध दी जाए और आपके चारों ओर बैलून रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप काउंट करके बताओ कितने बैलून है, तो आप क्या करोगे? आपको उस बैलून की एक फिजिकल कैरेक्टर पता है कि उसको टच करने से आपको क्या समझ में आएगा। आप उसको प्रेस करोगे, उसमें कंप्रेशन एक्टिविटी हो सकती है, आप उसको इसलिए प्रेस कर सकते हो। तो आप उसको, आपने उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि उसका जो टेक्सचर एनालिसिस है, टच करने पे एनालिसिस क्या होगा, और आपने टच करके बता दिया कि आपके सराउंडिंग में 5 बैलून है। ठीक है, उस बैलून की जगह अगर मैं कोई फुटबॉल रख देता हूं तो आप टच करके बता दोगे कि नहीं, इट इज नॉट अ बैलून, क्योंकि उन दोनों की स्ट्रेंथ में आपको क्या देखने को मिल रहा था? डिफरेंस। तो ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज बैलून और बॉल? आपने उसके एक फिजिकल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया कि आपको फिजिकल कैरेक्टर से आइडिया लगा कि हाँ, एक जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है वो बैलून है, और वहीं पे जो टफ स्ट्रेंथ है जिसका टेक्सचर अलग है वो आपकी फुटबॉल हो सकती है। तो सिमिलर बेसिस पे अगर आपको किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एनालाइट की स्टडी करनी होती है, तो यहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं, जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड हम यूज करेंगे, जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड आप यूज करने वाले हैं यहां पर, तो हम जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज करेंगे ये भी किसी ना किसी प्रॉपर्टी को बेस बनाएगी। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी को बेस बनाया था टेक्सचर को, या आपको वहां पे जो उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को आपने एक पैरामीटर बनाया, वैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है ये क्या करेगी कि ये भी किसी ना किसी चीज को पैरामीटर बनाएगी किसी भी कंपाउंड को स्टडी करने के लिए। जैसे आपने एक पैरामीटर को स्टडी की, है ना, हो सकता है कोई दूसरी टेक्निक क्या करे, आपके हाथ में एक पिन दे दी जाए, आप हर पिन को चुभो के देखो, तो वहां पे जिसमें पिन जो है वो चुभ जाएगी वो बैलून है, जिसमें नहीं चुभ पा रही है वो क्या है, आपका फुटबॉल हो सकता है। तो डिफरेंट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं सेम चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम
हर एक मैटर की, ठीक है ना, एक यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, और हर किसी की अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या टारगेट किया कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और हम उस किसी एक प्रॉपर्टी को टारगेट करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है, इसका पहला जो टारगेट होगा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या ऑब्जर्व करेगी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है उसका मेन कंसर्न क्या है, वो किस चीज को ऑब्जर्व करने वाली है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑब्जर्व यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? जो भी आपके पास मैटर है या जो आपके पास एनालाइट है, आप उस एनालाइट की एक यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने वाले, और इसको आप किससे रिलेट करने वाले हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन या क्वांटिफिकेशन ऑफ एनालाइट से। इससे ही हम एनालिसिस ऑफ एनालाइट करने वाले हैं। आई होप पॉइंट इज क्लियर कि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर, ये इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेगा, और उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कि हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को हम किन किन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, तो इसको समझने के लिए यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में मैंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो सकती हैं, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब हम इंस्ट्रूमेंटल पे जाते हैं बेटा, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वो किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, कोई उसके थर्मल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, कोई उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एनालाइट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को हम अलग अलग प्रोस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझते हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्रोस्पेक्ट ले लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक किसी भी एनालाइट का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ होना हुआ देख रहे हैं, ठीक है ना, चेंज इन कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या मैं यहाँ पे कह देता हूं कि सबसे पहले हम ऐसे फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पर हमें इंटरेक्शन देख रहे हैं, हम किस चीज का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके साथ, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर या एनालाइट। तो यहां पर हम फिजिकल चेंजेस कुछ ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड फिजिकल चेंजेस जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट फिजिकल चेंजेस इज, यहां पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। पहला हमने रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन देखा, फिर हम कोई करंट पास कर रहे हैं या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ मैटर की स्टडी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस उसके ऊपर अप्लाई किए, और वहां पर हमको क्या प्रॉपर्टी में चेंज मिला उसको नोट कर रहे हैं। एक जगह हमने रेडिएशन अप्लाई किया और उस पर क्या चेंजेस मिले वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक जगह हम थर्मोडायनेमिक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिंपली हम लिख देते हैं मैटर। ओके, तो हमारे पास यहां पर ये तीन चीजें हैं। पहला हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के लिए समझ जाओ कि हमारे पास यहां पे नीचे लिख देते हैं, हमारे पास
एक रेडिएशन है, रेडिएशन को हमने एक मैटर पे पास किया है और क्या चेक कर लिया हमने, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक कर लिया। दूसरी जगह हमने यहां पर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस किए हैं और इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का इफेक्ट किस पे ऑब्जर्व किया, मैटर पे, और उसकी प्रॉपर्टी को हमने ऑब्जर्व किया। तीसरी जगह हमने क्या किया है, हीट पास की है मैटर के ऊपर और उसमें होने वाली प्रॉपर्टी को हमने ऑब्जर्व किया। ये तीन चीज हम यहाँ पे करें। तो अगर आप रेडिएशन का इफेक्ट मैटर पे देखोगे तो दिस इज सिंपली कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर आप रेडिएशन का इफेक्ट मैटर पे देख रहे हो तो इसको आप कहोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस का इफेक्ट किसी मैटर पर देख रहे हो तो इसको आप कहोगे इलेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, जिसके अंदर आप कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और अगर थर्मल बिहेवियर अगर आप देख रहे हो तो दिस इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रोमेट्री है एंड थर्मोमेट्री है। चलो बच्चों, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी स्टडी कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आपके पास यूवी है, आईआर है, एनएमआर है। तो दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। साथ में आप इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी स्टडी कर सकते हैं जिसमें हमने फ्लेम फोटोमेट्री की बात की थी। क्लियर है? तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इवन आप इसमें एक्सरे एब्जॉर्प्शन, एक्सरे इमिशन, एक्सरे स्कैटरिंग, इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमेट्री की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमेट्री के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कंडक्टोमेट्री टेक्निक हो गई, आपके पास पोटेंशियोमेट्री की टेक्निक हो गई, और अगर हम बात करें तो वोल्टामेट्री की टेक्निक हो गई, और इसी वोल्टामेट्री के अंदर आप पोलेरोग्राफी है, एम्पेरोमेट्री है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप। क्लियर है? और थर्मोमेट्री की अगर हम बात करें तो थर्मोमेट्री में आप पढ़ते हैं, आपके पास डीएससी है, टीजीए है एंड डीटीए। दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, सो वन बाय वन हमको पढ़ना है इन सारी टेक्निक्स के बारे में। तो इन सारी टेक्निक्स के बारे में वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप इनके कुछ फुल फॉर्म नोट कर लो। जैसे डीएससी को आप डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री बोल सकते हैं। दिस डीएससी इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सेकेंड, टीजीए जो है इसको आप कहते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डीटी। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं और उनमें हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट के नेम भी जो है वो मेंशन किए हुए। तो जिसमें से सबसे पहली मेथड ऑफ एनालिसिस जो है वो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिस पर हम आज बात करेंगे। क्लियर है? आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर कवर करनी पड़ती है, जिसमें से हम सबसे पहला प्रोस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं जो आज हमको स्टार्ट करना है, दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम आज का, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की
फर्स्ट टेक्निक जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टेक्निक, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इन टेक्निक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले हमें समझना है कि हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके जनरल प्रिंसिपल पर आते हैं, जिस जनरल प्रिंसिपल की हमने बात की थी। तो इस जनरल प्रिंसिपल में, इस टेक्निक में हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर ये करना है बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर एक मैटर है, वी हैविंग अ मैटर। ठीक है, हमारे पास एक मैटर है, हमें क्या करना है, इस मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करना है। ठीक है, तो हम इस मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कर रहे हैं। जनरली अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करोगे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऑसिलेट होती हुई आपको देखने को मिलती है। मींस ये इस टाइप से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑसिलेशन करती हुई आती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम किसी मैटर पर पास करते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या करेगा, ये जो मैटर है ये या तो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, और इमिट करेगा। दो ही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आइदर वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम दो प्रोस्पेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर दो चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। या तो इस मैटर ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है या उसने क्या किया है, कुछ लाइट को यहां से इमिट कर दिया है। तो इसी दो बेसिस पर, ये जो हमारे पास दोनों बेसिस हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, या तो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की स्टडी कर ली तो ये टेक्निक क्या बन जाएगी, जिसके अपन ने पहले भी बात की थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है सभी को? सेकंड जो हम बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड हमारे लिए है कि अगर हम ये चेक करें कि यहाँ से लाइट इमिट कौन सी हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन के अलावा अगर मैं ये चेक कर रहा हूं कि यहाँ से कौन सी लाइट है जो इमिट हो रही है, तो अगर मैं इमिट होने वाली लाइट की स्टडी कर रहा हूं, इमिशन ऑफ रेडिएशन की स्टडी कर रहा हूं, इमिशन ऑफ की स्टडी अगर करता हूं मैं, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो हमारे पास ये दो टेक्निक है। एक है कि जहां पर जब भी मैं कोई रेडिएशन पास कर रहा हूं, जनरली ये जो रेडिएशन है ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, लेकिन जब भी आप पास करोगे तो दो चीज होगी, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा। अगर आपने एब्जॉर्प्शन की स्टडी की तो वो एब्जॉर्प्शन बन जाएगी, इमिशन की तो इमिशन। हम लास्ट में पहले ही सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन जनरली मॉलिक्यूल्स के केस में होगा, इमिशन जनरली एलिमेंट या एटॉमिक एनालिसिस के केस में होगा। ओके, तो सबसे पहले इसके वर्ड पर आते हैं कि यहां पर ये नाम लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका नाम लिखा हुआ है। तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी ही क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर हम जो स्टडी करेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप स्टडी करते हो वो किस चीज की स्टडी करते हो, तो यहां पर जो आप स्टडी करते हो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ठीक है, यहां पर हम जो स्टडी करते हैं दैट स्टडी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एनालिसिस या स्पेक्ट्रम स्टडी, दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं कि आखिर ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो जब कभी भी आप स्पेक्ट्रम की बात करोगे, जब कभी भी आप स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो आपको यहां पर दो टाइप के स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम, किसी भी स्पेक्ट्रम की स्टडी करें, ठीक है, स्पेक्ट्रम की यदि हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्पेक्ट्रम। नॉर्मल स्पेक्ट्रम मतलब जब आप एक नॉर्मल लाइट को पास करते हैं और उस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट
कलर के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व करते हैं कि उस लाइट के अंदर कितने कलर हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रम हैं। एक स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं नॉर्मल और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम यहां पे समझते हैं। चलो तो ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ऐसे समझो कि हमने यहां पर एक नॉर्मल लाइट ले ली है। नॉर्मल लाइट बोल दूं या व्हाइट लाइट कह दूं। ओके, तो हमने एक व्हाइट लाइट ली है या नॉर्मल लाइट ली हुई है। और ये जो नॉर्मल लाइट है बच्चों, दिखने के लिए तो व्हाइट लाइट है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये मिक्सचर ऑफ लाइट है। अब ये मिक्सचर क्यों है ये समझ में आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल लाइट तो है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये मिक्सचर ऑफ लाइट है। इसके अंदर 7 कलर है, आपको सबको पता होगा। ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ लाइट है। ये एक ऐसी लाइट है जिसके पास कलर है। ठीक है, हैविंग सेवरल कलर। तो जनरली इन 7 कलर के बारे में तो हम सबने सुन रखा है कि उसके पास देयर इज 7 कलर। तो यहां पर हम जिस नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल लाइट है ये सिर्फ व्हाइट नहीं है। इसको व्हाइट कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो व्हाइट लाइट है, दिस व्हाइट लाइट हैविंग अ सिंगल कलर और दिस व्हाइट लाइट हैविंग अ मिक्सचर ऑफ लाइट या हैविंग अ सेवरल कलर, तो याद रखना जो व्हाइट लाइट है बच्चों, जो नॉर्मल लाइट है, वो सिंगल कलर लाइट नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ लाइट है। अगर हमें ऑब्जर्व करना है उसके अंदर कितने कलर हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो लाइट है, इस लाइट को आप एक प्रिज्म से पास करो। ठीक है ना, या हम सिंपली जो हमको यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड यूज करना है, तो हम कहते हैं इस लाइट को आप एक मोनोक्रोमेटर से पास करो। आप इसको किससे पास करो, यू हैव टू पास दिस लाइट टू मोनोक्रोमेटर। तो हम इस लाइट को सपोज करते हैं हम एक मोनोक्रोमेटर से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये एक मोनोक्रोमेटर ले लिया। सपोज दिस इज वन ऑफ द मोनोक्रोमेटर। तो आपके पास ये एक मोनोक्रोमेटर है और आप इस मोनोक्रोमेटर में इस नॉर्मल लाइट को पास कर रहे हैं। और जब आप इस नॉर्मल लाइट को पास करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यू हैव ऑब्जर्व दैट कि इसने इस नॉर्मल लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया। वायलेट, इस टाइप से। तो यहां पर 7 कलर के बैंड्स बन गए। दिस काइंड्स ऑफ बैंड्स। तो जो पहले एक सिंगल कलर की लाइट थी, अब ये जो लाइट है, ये दिस लाइट इज कन्वर्ट इनटू द 7 कलर्स ऑफ लाइट। लाइकवाइज यहां पर एक बैंड बन गया हुआ है। इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एक जो नॉर्मल लाइट थी वो अलग अलग कलर फ्रंट में आपको यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी नॉर्मल, ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्पेक्ट्रम। इसको हम नॉर्मल स्पेक्ट्रम कहते हैं कि एक लाइट को जब हमने पास किया और उसके पास करने की वजह से यहां पर हमको ये अलग अलग कलर के बैंड देखने को मिल गए। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ये जो हमें मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान रख सकते हो, दिस इज सिंपली व्हाट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्पेक्ट्रम। और अगर
ये जो मेरे पास स्पेक्ट्रम मिला है, ये जो कलर मिले, अभी मुझे ये 7 कलर मिले, आप इसको क्या कह सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ये आपके पास ये कलर का है, ग्रुप ऑफ कलर है, सेट ऑफ कलर बैंड है, ठीक है। तो आपको कलर के बैंड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ वायलेट बैंड है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, जैसे आपने रेनबो देखा होगा, तो वो कलर के बैंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर सिंपली आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप सिंपली ये जितने भी कलर के बैंड हैं, इस बैंड को आप एक काम करो, कन्वर्ट कर दो वेवलेंथ में। कलर के बैंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है मीन्स अरेंज कर देना है। वायलेट की रेंज अलग अरेंज कर देना है, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की। तो आपको सिंपली ये जो आपको सेट ऑफ कलर बैंड मिले हैं, इन सेट ऑफ कलर बैंड को आपको चेंज करना है, और इनको चेंज कर दिया आपने, और इसको चेंज करके आपने अरेंज कैसे कर दिया? अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। अरेंज अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, आपने इसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। अब ये जब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है, तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को सही मायने में हम क्या बोल देते हैं? ये है आपके पास एक स्पेक्ट्रम मिला हुआ आपको। दिस इज सिंपली व्हाट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अब हमें फाइनली एक क्या मिल गया है? स्पेक्ट्रम मिल गया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ये है नॉर्मल स्पेक्ट्रम। तो पहले आपने एक व्हाइट लाइट को पास किया, उससे आपको अलग अलग कलर मिले, उन कलर को आपने वेवलेंथ में अरेंज कर लिया, ठीक है। और ये कलर में कब कन्वर्ट होंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कलर में कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किसका यूज करना होगा? मोनोक्रोमेटर का, ठीक है। ये सब क्या होता है, किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आपको याद रखना है कि बैंड में कन्वर्जन करने के लिए हमने नॉर्मल लाइट को या किसी भी लाइट को हमको किससे पास करना होता है? मोनोक्रोमेटर से। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी की है कि हमने इस लाइट को मोनोक्रोमेटर से पास कर दिया। तो दिस इज अवर मोनोक्रोमेटर, ठीक है। तो दिस इज अ मोनोक्रोमेटर, ओके। तो ये चीज हमने समझे कि एक नॉर्मल लाइट को अगर मैं पास कर रहा हूं, तो उसने उसको क्या किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, और फिर कलर के बेसिस पे वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सेम चीज क्या करने जा रहा हूं बच्चों, जो हमने यहां पर देखा, अब मैं इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ परफॉर्म करने जा रहा हूं, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पर ये जितनी भी एनालिसिस किए, अब हम इस एनालिसिस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ करेंगे। तो बिल्कुल मैंने अब की बार यहाँ पर क्या किया, जहां पर मैंने मिक्सचर ऑफ लाइट लिया था, अब मैं इसकी जगह, अब मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अब मैं यहाँ पर नॉर्मल लाइट ना लेकर के अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल लाइट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट ले ली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले ली, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा भाई? जैसे नॉर्मल लाइट के अंदर मिक्सचर ऑफ लाइट थी, यहां पर भी मिक्सचर ऑफ लाइट होगी, और इसके अंदर भी बहुत सारी वेवलेंथ होंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, ये भी कोई सिंगल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि नॉर्मल लाइट क्या सिंगल लाइट है? नहीं, वो भी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है वो भी क्या है? मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ लाइट। और इस मिक्सचर के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ है, जैसे अभी हमने देखा, और हमने उस वेवलेंथ को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दियर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ, जहां तक हमको वायलेट कलर दिखाई दे रहा था वहां पर हमने वायलेट की वेवलेंथ देख ली, जहां रेड था वहां रेड की। तो इस तरीके से हमने
एक स्पेक्ट्रल बना दिया। यहां पर भी हम बिल्कुल उसी तरीके से क्या बनाने जा रहे हैं, एक स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं। तो हमने इस लाइट को लिया और इस लाइट को पास कर रहे, ये नॉर्मल लाइट थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है ये ऑसिलेट करती है। तो ये लाइट जो है वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी कि ये जो है ये क्या कर रही है, ऑसिलेशन करती हुई देखने को मिलेगी। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक मोनोक्रोमेटर से पास कर, दिस इज अवर मोनोक्रोमेटर। और आपको पता है जैसे मोनोक्रोमेटर से पास करूंगा ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे अलग अलग वेवलेंथ के जितनी भी लाइट होगी वो मिल जाएगी, जैसे मुझे यहां पर मिली थी। तो सिमिलरली यहां पर अब देखो क्या हो रहा है, जैसे मुझे यहां पर मिले थे अब मुझे यहां पर भी लाइट मिल रही। अब यहां पर मुझे कौन कौन सी लाइट मिल रही है मैं लिख देता हूं। आई हैव अ कॉस्मिक रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, हम इसको चेंज करते जा रहे हैं। हमें कॉस्मिक मिल रही है, कॉस्मिक के बाद हमें एक्सरेज देखने को मिली, फिर हमें यहाँ पर एक्सरेज से पहले यहाँ पे हमें गामा देखने को मिली, गामा रेज देखने के लिए मिली हमें। गामा रेज के बाद हमारे पास एक्सरेज हैं, एक्सरे के बाद ये पूरा विजिबल वाला रीजन जो आप देख रहे हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये पूरा जो है ये विजिबल है। इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, फिर हमें पूरा ये विजिबल के अंदर आएगा। ये पूरी वेवलेंथ देखने को मिलेगी, जो बैंड आपने वहां पर देखे थे वही वाला होगा। इसे हम क्या बोल देंगे, विजिबल। विजिबल के बाद हमें आईआर देखने के लिए मिलेगा। आईआर के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमको माइक्रोवेव्स देखने के लिए मिल रही हैं, देन रेडियो वेव या आप कह सकते हो साउंड वेव। तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को पास किया एक मोनोक्रोमेटर से, तो हमने देखा उसने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया। तो ये हमें क्या मिले, यहाँ पर एक पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिला, पूरा बैंड देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो ये पूरी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। हर एक कंपाउंड जितनी भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली, जितनी भी रेडिएशंस देखने के लिए मिल रही हैं, ये सब रेडिएशंस को उसने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, एक स्पेक्ट्रम बना दिया है। और ये स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये जो स्पेक्ट्रम मिला है एज पर वेवलेंथ, दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज, ये हमारा नॉर्मल स्पेक्ट्रम था, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम मिला है, दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है पॉइंट? तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में, जो हमें स्टडी करनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की करनी है। तो बच्चों अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना चाहते हैं तो पहले हमें देखना है कि स्पेक्ट्रम के अंदर हमें कौन कौन सी लाइट मिलती है, और ये जो लाइट है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, और इनकी कुछ वेवलेंथ याद रखना है। फिर हम देखेंगे कि किस टेक्निक में हम किस पर्टिकुलर, क्योंकि जब आप लाइट को पास करोगे तो वहां पर अलग अलग टाइप की चेंजेस की वजह से कंपाउंड के अंदर से अलग अलग लाइट मिलती है। कई बार रेडिएशन पास करने पे कुछ कंपाउंड होते हैं वो आईआर रेडिएशन इमिट करते हैं, कुछ रेडियो वेव इमिट करते हैं, कुछ विजिबल रेज। तो हम पर्टिकुलर इस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेंगे और इससे हम उसको क्वांटिफाई करेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी है इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात आ जाते हैं और यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझते हैं। यहां पर मैं कुछ कलर लिख देता हूं जो आपको पहले से भी पता है। ओके, सो ये हमने 7 कलर लिख दिए। जो आपको एज अ विबग्योर करके याद रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ कलर्स लिख दिए। चलो बच्चों, अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको कुछ फंडामेंटल समझा देता हूँ। देखो, जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे, आप वायलेट से किस तरफ जा रहे हो? रेड की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना? जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाते जाओगे तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो, वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होते जाएगी। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये तुमने देखा होगा, जो सिग्नल है वो रेड कलर के। सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, आपको बहुत दूर से वो ऑब्जर्व हो सकता है। दैट्स व्हाई द सिग्नल्स आर ऑलवेज आर इन रेड इन कलर, क्योंकि वो रेड कलर बहुत दूर से ऑब्जर्व हो रहा है। तो दूर से ऑब्जर्व होने के लिए उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर मैंने लाइट को विबग्योर के फॉर्म में लिखा तो दिस रेड कलर हैविंग अ हाईएस्ट वेवलेंथ। एक चीज याद रखना बच्चों कि जहां पर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वो जहां पर वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां पर एनर्जी जो होगी वो कम होगी। ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है? वेवलेंथ और जो एनर्जी है, एक चीज याद रखना, जहां कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास है वेवलेंथ, तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ये जो एरो बना है इस डायरेक्शन में वेवलेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है और एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये जो हमने एरो बनाया है, इस एरो की डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होते जाएगी और एनर्जी आपकी क्या होते जाएगी? डिक्रीज होते जाएगी। अब हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो हमें ये बात क्लियर हो गया कि जैसे जैसे मैं वायलेट से रेड की तरफ जाऊंगा, वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ मेरी इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है? इसीलिए जितनी ज्यादा लेंथ होगी वो उतनी दूर से दिखाई देगी, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? भाई अगर आप दूर खड़े हो, एक छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वही दिखाई देगा जिसकी लेंथ जो है ज्यादा है, ठीक है ना? तो इसलिए अभी आपको रेड को भी याद रखना है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है ना? इसीलिए सिग्नल्स रेड बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा तो बहुत दूर तक देखने को मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया बच्चों, कि आपको दूसरा पॉइंट याद रखना, दो चीजें याद रखनी, एक वेवलेंथ और एक एनर्जी। तो इधर ध्यान रखो, इसका मतलब है अगर मैं रेड और अगर मैं वायलेट की बात करता हूं, ठीक है? तो ये जो वायलेट है इसकी जो एनर्जी होगी ये सबसे कम होगी। वायलेट की जो एनर्जी होगी ये सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है ना? तो लेस एनर्जी, अगर मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम एनर्जी, लेस एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज होते जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी सबसे कम होते जाएगी। तो लेस एनर्जी किसकी होगी? रेड की। और मोर एनर्जी किसकी होगी? मोर एनर्जी किसकी होगी? वायलेट की। पॉइंट क्लियर है? वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, रेड की एनर्जी सबसे कम है। दूसरा पॉइंट समझना बेटा, एनर्जी अगर ज्यादा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेवलेंथ कैसी है? शॉर्ट है। भाई लेस है तो मैं इसको शॉर्ट वेवलेंथ लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या लिख दूंगा? शॉर्ट
वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ है। तो मेरे पास वायलेट के लिए 2 पॉइंट आ गए। वायलेट की एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। और वैसे ही रेड के लिए भी मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। ये जो रेड है, रेड की लॉन्ग वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपके सामने मैंने 2 चीज लिख दी है। पहली चीज मैंने लिख दी है कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है। जो वायलेट है उसकी एनर्जी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। तो अब आपको बहुत सोच समझ के बताना है कि अगर जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ क्या है, देखो शॉर्ट है, वायलेट की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है। तो अगर मैं इस वायलेट से पीछे की तरफ जाऊं, इस वायलेट से अगर मैं क्या करूं और पीछे की तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, अगर मैं वायलेट से पीछे की तरफ जाऊंगा तो सोच के बताओ वेवलेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपने देखा कि रेड की वेवलेंथ लॉन्ग थी, फिर इधर वेवलेंथ कम होते गई और सबसे शॉर्ट वेवलेंथ आ गई। इसका मतलब है कि अगर मैं इससे पीछे चला जाऊं, इससे पीछे अगर मैं चला जाऊंगा तो कंडीशन क्या होगी, अगर मैं और इसके पीछे चला गया तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, और एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और वेवलेंथ कम होने लग जाएगी जैसे ही अगर मैं पीछे जाऊंगा। ठीक है ना, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, और एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी ज्यादा होने लगी, मोर एनर्जी होने लगी। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, और कम। तो और कम हो गई मतलब शॉर्ट तो थी, अब क्या हो जाएगी, अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वायलेट से अगर मैं और पीछे जाता हूं तो एनर्जी मेरी और ज्यादा हो रही है और वेवलेंथ मेरी और कम हो रही है। पॉइंट क्लियर है? इट मींस अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे समझू तो इससे पीछे अगर मैं जाता हूं तो क्या होगा, तो इससे पीछे अगर हम जाते हैं बच्चों तो हमको यहां पर एक लाइट देखने को मिलेगी जो वायलेट से पीछे की तरफ अगर मैं जा रहा हूं, तो वायलेट से पीछे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर लाइट मिलेगी जो वायलेट से भी शॉर्ट वेवलेंथ वाली होगी। वायलेट से शॉर्ट मतलब अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ वाली, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट। भाई सीधा सिंपल सा नाम है, वायलेट से भी ज्यादा शॉर्ट क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट। तो हमें यहाँ पर जो रेडिएशन देखने के लिए मिली, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, जिसकी एनर्जी कहीं ज्यादा है वायलेट से लेकिन वेवलेंथ कम है, तो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो अगर हम कंसिस्टेंटली इसी सीक्वेंस में नीचे की तरफ जाते जाएं तो हम क्या देखते हैं, अगर हम और नीचे चले जाएं, ठीक है, अगर हम और नीचे चले जाएं, अगर हम और नीचे जा रहे हैं तो हमें इससे नीचे जाने पर यहां पर क्या मिलेगी, एक्स रेज। मींस एनर्जी और ज्यादा, वेवलेंथ और कम। और नीचे चला जाता हूं मैं तो मुझे क्या मिलेगी, गामा रेज, मतलब और ज्यादा एनर्जी होते जा रही है और वेवलेंथ कम होते जा रही है। और अगर मैं इससे और नीचे चला जाऊं तो अब क्या मिलेगा आपको, कॉस्मिक रेज, जो सन के पास है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी और वेवलेंथ कम। ठीक है, कॉस्मिक, इसलिए आप तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन अगर आप सूर्य के पास गए तो वो डिस्ट्रॉय कर, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, वेवलेंथ उसकी कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो हमने क्या देखा कि नेचर में तुमको पता होगा कि ये यूवी लाइट है, ठीक है ना, इस लाइट को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारे पास जो पहुंच रही है वो केवल विजिबल पहुंच रही है, साउंड वेव्स पहुंच रही है। तो नेचर ने इतना अच्छे से डिजाइन किया है खुद को कि जो रेस के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी रेडिएशन को हम तक पहुंचने देता है। तो हमने यही देखा कि यहाँ पर इनके पास, जैसे मान लो आपके पास मैंने एक स्टिक दे दी है, और उस स्टिक, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ये मान लो एक कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये मैंने यहां पर बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अभी आप अगर आप इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो
ये ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये एटम जो है वो फ्री हो जाएंगे। और अगर ये एटम फ्री हो गए तो हमेशा याद रखना, जो चीज फ्री है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, वो अनस्टेबल होते हैं, मूवमेंट करने लगेंगे। अभी ये स्टेबल है। तो ये जितनी भी रेज देख रहे हो बेटा, गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटॉमिक लेवल में ला सकते हैं। ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है, इनमें यही रेडिएशन यूज हो रही है, इसीलिए इतना ज्यादा नुकसान करते हैं। अगर कोई भी चीज आपके हर एक सराउंडिंग में वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल, अगर उसको ब्रेक करके उसके एटॉमिक फॉर्म में ला दिया जाए तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो जहां तक इस एनर्जी का इफेक्ट होगा वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ पा रहे हो इस बात को? चलो, तो ये तो बात हुई कि अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम होते जा रही है। तो इसको हम एक सीक्वेंस बना देते हैं, डायरेक्शंस दे देते हैं यहाँ पर कि इस सीक्वेंस में हम ऊपर जा रहे हैं। दिस इज अवर सीक्वेंस। तो कॉस्मिक, देन गामा, देन एक्स रेज, और फिर उसके बाद फाइनली हम यहां पर पहुंच जाते हैं। अब हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। ये हम पहुंच गए विजिबल लाइट में। ठीक है, विजिबल लाइट के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि आप वायलेट से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ोगे यहां पर वेवलेंथ बढ़ेगी, एनर्जी कम। अब आगे की बात करते हैं हम। अगर मैं बच्चों रेड से आगे जाऊं तो रेड की एनर्जी क्या है बताओ? रेड की एनर्जी है कम। रेड की एनर्जी कम है, और अगर मैं इससे और आगे जाऊंगा तो एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली एनर्जी कम होगी। ऑलरेडी रेड की कम है, इससे अगर मैं आगे जाऊंगा तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। और अगर एनर्जी और कम हो गई तो ऑलरेडी जिसकी एनर्जी कम है, अब इसके बाद जो लाइट आएगी, जो भी लाइट आएगी, मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताना कि विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ये लाइट सुपीरियर हुई या इंफीरियर हुई? भाई विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ऑलरेडी इसकी एनर्जी कम है और इससे कम एनर्जी की लाइट आएगी तो वो रेड से इंफीरियर एनर्जी वाली हो गई। और रेड से इंफीरियर एनर्जी वाली जो लाइट होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। रेड तो है, रेड कलर की लाइट तो है, लेकिन एनर्जी कम है। सब कुछ सेम है, कलर भी रेड है लेकिन एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। तो अब मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा, एनर्जी मेरी कम होते जाएगी और वेवलेंथ जो है मेरी बढ़ती जाएगी। और आगे अगर मैं चलता हूं तो मुझे अब जो मिलेगी वो होगी मेरे पास माइक्रोवेव। और ज्यादा वेवलेंथ और कम एनर्जी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो होती है साउंड वेव की, रेडियो वेव जिसको, इसलिए तो सारे मोबाइल के सिग्नल्स, एफएम, ये सब इसी वेव्स में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। दिस इज योर रेडियो, या आप इसको साउंड वेव कह सकते हैं। दिस इज रेडियो एंड साउंड वेव। क्लियर है पॉइंट सभी को? तो हमने क्या देखा, अब यहां पर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेड से और आगे बढ़े तो हम कहां पहुंच गए? इंफ्रारेड पे। इंफ्रारेड से और आगे गए तो माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव से और आगे गए तो साउंड वेव। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखने हैं कि सही सीक्वेंस क्या है। तो दिस इज योर राइट सीक्वेंस। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है? आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि अगर आप कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हो, ठीक है, कहां से कहां जा रहे हो? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चों अगर आप एक कॉस्मिक वेव से किस तरफ मूव कर रहे हो? रेडियो वेव की तरफ मूव कर रहे हो। ये बना दिया हमने कि अगर आप कॉस्मिक से, सपोज
रेडियो वेव की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और एनर्जी डिक्रीज होगी। पॉइंट क्लियर है? अगर आप कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होते जाएगी, एनर्जी डिक्रीज, आपसे जिस भी ऑर्डर में पूछे, ठीक है। अब याद क्या रखना है बच्चों कि जो कॉस्मिक है इसकी जनरल वेवलेंथ कितनी होगी, तो दिस इज अराउंड 0.01 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नैनोमीटर में बोलोगे तो आप एक जीरो और यहां पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो आप इसको 0.0 एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में भी कह सकते हैं या 0.001 नैनोमीटर, ठीक है। गामा रेज की अगर हम बात करें तो गामा रेज जो है ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास गामा रेज देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी याद रखना है, इसकी जो वेवलेंथ है ये कितनी होगी, अप्रोक्स 1 एंगस्ट्रॉम। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहां पर जो वेवलेंथ देखने को मिल रही है ये कितनी होगी, दिस इज अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नैनोमीटर में बात करोगे तो 0.1 नैनोमीटर। चल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर एक्सरेज की बात करते हैं तो एक्सरेज जो है वो आपको अराउंड 0.121 नैनोमीटर, ये भी नोट कर लोगे आप, दिस इज अराउंड 0.121 नैनोमीटर। लिख देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आप इसको भी याद रख सको। तो योर एक्स रेज, इफ यू टॉकिंग अबाउट एक्स रेज, दिस एक्स रेज इज 0.121 नैनोमीटर, ठीक है। यूवी रेज की यदि हम बात करते हैं तो अब मैं इस पॉइंट को यहां से हटा दे रहा हूं, ओके। यूवी रेज की यदि हम बात करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी जो नॉर्मल वेवलेंथ की अगर आप बात करोगे तो ये आपका इन जनरल इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बच्चों, फार और नियर, ऐसे याद रखना आप। मैं यहाँ पे बना देता हूं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं फार यूवी, दिस इज योर फार यूवी, ओके। और सेकंड वन जो है उसको हम बोलते हैं नियर यूवी, जो विजिबल की तरफ है ये कहलाएगा आपका नियर यूवी, ठीक है। तो ज्यादातर हम नियर यूवी यूज करते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द स्टडी करने के लिए। तो ये जो नियर यूवी है इसका अगर आप रेंज देखेंगे तो ये अराउंड 200 से 400 नैनोमीटर तक होता है। एग्जैक्टली मैं लिख देता हूं, इट इज अराउंड 380 नैनोमीटर, ठीक है। दिस इज नियर यूवी, जिसकी आपको वैल्यू याद रखनी होती है, जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। जो आपका फार यूवी है ये वैक्यूम वाला है, ये 200 से कम होगा। समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये जो है ये लेस देन 200 होगा, एक जनरल रेंज में लिख देता हूं, दिस इज अराउंड 10 to 200 नैनोमीटर। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनालिसिस में हम कौन सा यूवी यूज करते हैं तो हम हमेशा जो रीजन यूज करते हैं दैट इज नियर यूवी रीजन। विजिबल की अगर हम बात करते हैं तो विजिबल वाला जो है ये 380 के बाद मतलब अराउंड 380 से 780 या इसको 400 to 800 भी लिखा जाता है, ठीक है। बात वही है, 400 to 800 नैनोमीटर जनरल इसको लिख दिया जाता है। तो अगर कहीं पे 400 800 लिखा है वो भी सही है, मैं लिख देता हूँ। कई जगह आपको ये 400 to 800 नॉर्मली जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आईआर की बात करते हैं
तो आईआर में भी याद रखना बेटा, ये जो विजिबल वाला है, जो रेड के नियर होगा उसको आप नियर बोलोगे, और जो जितना दूर होगा उसको आप फार बोलोगे। तो यहां पर भी याद रखना, आपके पास दो टाइप के आईआर देखने के लिए मिलेंगे। एक आपके पास फार आईआर होगा, और एक जो है आपके पास वो जो इस रेड के नियर होगा उसको आप क्या बोल दोगे, नियर आईआर। तो ये दो टाइप के आईआर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर नियर यूवी सिग्निफाइड है, हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, एनालिसिस पर्पस में यूज होता है, वैसे आईआर में फार आईआर यूज होता है। दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि एनालिसिस के लिए हम कौन सा यूवी यूज करते हैं, कौन सा रीजन नियर यूवी, और आईआर के लिए हम फार यूवी रीजन जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास जो 780 है, तो 780 से आगे की रेंज जो है वो आपकी आईआर में देखने के लिए मिलती है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब 780 या 800 से आगे हम जाते हैं और करीब 2500 तक अगर हम आगे चले जाते हैं, ये सारी वेवलेंथ अभी मैं नैनोमीटर में लिख रहा हूँ बच्चों, दिस ऑल आर इन नैनोमीटर। अगर हम यहां तक चले जाते हैं तो ये नियर है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है, इसके आगे की ही जो वेवलेंथ है वो हमारे लिए यूजफुल होगी। मींस 2500 से आगे हम करीब 14,000 तक की रेंज में अगर चले जाएं, लेकिन आईआर में सब कुछ वेव नंबर में लिखा जाता है, तो वो मैं आगे आपको उसका कन्वर्जन वेव नंबर में समझा के बताऊंगा। फिलहाल आपको यू इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर अभी याद रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करें माइक्रोवेव की, तो ये जो वैल्यू है ये 3 इंटू 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम, 3 इंटू 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम। तो ये सब वैल्यूज जो है आपको एक बार याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है। और रेडियो वेव की यदि हम बात करते हैं, तो रेडियो वेव में यही जो वैल्यू है वो और थोड़ी सी इंक्रीज आएगी, 3 इंटू 10⁻13 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, जहां पर हमको दो इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी। पहली चीज कि जैसे जैसे हम कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं, हमारी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और एनर्जी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। फिर हमको सीक्वेंस याद रखना था, व्हाट इज द एग्जैक्टली सीक्वेंस, और हर किसी की वेवलेंथ याद रखना, और कुछ जो पॉइंट है। तो दीज आर द सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद हम वन बाय वन करके इंस्ट्रूमेंट्स पे आएंगे कि हमें पर्टिकुलर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करना है। तो आई होप कि आप एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। तो दिस इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका आप प्रैक्टिकल बैकग्राउंड भी सीखें, तो वी हैव सम प्रैक्टिकल अप्रोच आल्सो, जिसके लिए आप अगर प्रैक्टिकल अप्रोच सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच आप सीख सकते हो। आई हैव जस्ट शेयर वन वीडियो फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस, कि आप कहाँ से जाकर के सारी चीज सीख सकते हो। तो जस्ट सा दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। तो कोई भी स्टूडेंट है अगर वो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखना चाहता है, तो देयर इज सम अवर टेक्निकल पार्टनर्स जो आपको इसके प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, सीखने के बारे में, किस तरीके से आप इसका यूज रिसर्च में कर सकते हैं, वो सिखाएंगे। तो आई जस्ट शेयर वन इंफॉर्मेटरी वीडियो टू।
ओके बच्चों, सो आज हमने कवर किया दिस इज सम बेसिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. In next lecture we have to study about any one of the technique, instrumental method of analysis. So we continue with this continuous series of lectures. So firstly you have to learn about this introduction part, and I am also share some link to you where if you really want to understand how the instruments are work and how they can be used in laboratories, so आप गिवन लिंक्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन थी आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सारे थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट्स, थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कंसिस्टेंटली लेक्चर्स में देखेंगे. सो गुड लक टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. We will meet again in the next lecture. Thank you everyone.